अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हॉटस्पॉट ऑफ लैंड यूज़ चेंज। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे लैंड यूज़ क्या होता है। उसके बाद फिर हम लैंड कवर को डिस्कस करेंगे। लैंड यूज़ और लैंड कवर ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इसका हम डिफरेंस भी देखेंगे। फिर इसके बाद हम हॉटस्पॉट ऑफ लैंड यूज़ चेंज को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे लैंड यूज़ में चेंजेस किस लिए की जाती है, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके लैंड के यूजेस में चेंजेस की गई है, इसके हमारे इन्वायरमेंट में क्या इफ़ेक्ट होते हैं और इसको हम किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंड यूज़ का मतलब है कि लैंड को किस लिए यूज़ किया जा रहा है, किस पर्पस के लिए लैंड को यूज़ किया जा रहा है, इसे लैंड यूज़ कहा जाता है। जैसे कि रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए, कमर्शियल एरियाज़ के लिए, एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए। तो बेसिकली किस पर्पस के लिए किस तरह से लैंड को यूज़ किया जा रहा है, इसे लैंड यूज़ कहा जाता है। लैंड यूजेस के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है रेजिडेंशियल लैंड। रेजिडेंशियल लैंड ऐसी लैंड होती है जिसे हाउसिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो रेजिडेंशियल लैंड होती है वो अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में डिफरेंट होती है। अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स होते हैं और रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर सिंगल स्टोरी हाउसेज होते हैं। फिर इसके बाद कमर्शियल लैंड। कमर्शियल लैंड को ज़्यादातर बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्टोर्स बनाने के लिए, शॉपिंग मॉल्स बनाने के लिए, ऑफिस के लिए या फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लैंड, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ज़्यादातर फैक्ट्रीज, वायर हाउसेज या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा रिक्रिएशनल लैंड को ज़्यादातर पार्क्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर स्पोर्ट्स के जो ग्राउंड्स वगैरह होते हैं। बेसिकली जो ओपन स्पेसेस होती हैं वो रिक्रिएशनल लैंड की कैटेगरी में आ जाते हैं, जो ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा कंजर्वेशन लैंड में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आ जाते हैं। ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसे ज़्यादातर नेचुरल हैबिटेट, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये लैंड के यूजेस है। सिंपली हम लैंड को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसे हम लैंड यूज़ कहते हैं। अब हम देखते हैं लैंड कवर क्या होता है। तो सिंपली लैंड किस चीज़ से कवर है उसे हम लैंड कवर कहते हैं। लैंड कवर अर्थ सरफेस के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करते हैं। अब लैंड हम किसे कहते हैं? ज़मीन को। ज़मीन क्या है? अर्थ की सरफेस है। तो अर्थ की सरफेस किस चीज़ से कवर है? वाटर, स्नो, सॉइल जैसे कि। तो किस चीज़ से कवर है उसे हम लैंड कवर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड, अर्बन एरियाज और वाटर बॉडीज़ वगैरह। तो अब अगर हम लैंड यूज़ और लैंड कवर का डिफरेंस देखें तो लैंड यूज़ क्या होता है कि लैंड को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि रेजिडेंशियल एरिया के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए या फिर एग्रीकल्चर एरिया के लिए। और लैंड कवर क्या होता है कि लैंड किस चीज़ से कवर है, जैसे कि वाटर, स्नो, ग्रासलैंड, डिसीडियस फॉरेस्ट या फिर बेयर सॉइल। अब हम देखते हैं हॉटस्पॉट ऑफ लैंड यूज़ चेंज होता क्या है। तो हॉटस्पॉट ऑफ लैंड यूज़ चेंज हम ऐसे एक स्पेसिफिक रीजन या फिर एरिया को कहते हैं जहाँ पे लैंड के यूजेस में तेज़ी से चेंजेस हो रही हो। मतलब कि एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया या फिर एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे लैंड के यूज़ में सिग्निफिकेंट और रैपिड चेंजेस हो रही हो। फॉर एग्जांपल पहले एक लैंड थी जिसे फॉरेस्ट के तौर पर यूज़ किया जा रहा था, तो अब उसे चेंज करके एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर रूरल एरियाज़ को अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं लैंड यूज़ चेंज। इसे अगर हम सिंपली देखें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू लैंड को एक पर्पस से दूसरे पर्पस के लिए कन्वर्ट करना लैंड यूज़ चेंज कहलाता है, जैसे कि क्रॉप लैंड को ग्रास लैंड में कन्वर्ट कर देना। फिर इसके बाद लैंड यूज़ चेंज के हमारे इन्वायरमेंट पे, सोशल एक्टिविटीज़ पे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। पहले हम देखते हैं लैंड यूज़ चेंज किस तरह से होता है, फिर उसके बारे में इसके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं लैंड यूज़ चेंज किस लिए की जाती है। तो इसकी सबसे पहली रीज़न है अर्बनाइजेशन। जब पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन की फैसिलिटीज़ के लिए एग्रीकल्चर और नेचुरल एरियाज़ को अर्बन डेवलपमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि ह्यूमन इजीली सर्वाइव कर सके। ह्यूमन की फैसिलिटीज़ के लिए रिक्रिएशनल एरियाज़ बनाए जाते हैं, कमर्शियल एरियाज़ बनाए जाते हैं और इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर। जाहिर है जब पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी और फूड की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंड करना पड़ेगा।
अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इससे एक तो डिफॉरेस्टेशन होगी और दूसरा नेचुरल हैबिटेट को फार्म लैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि फूड की जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एक रीज़न है। पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए रोड्स, हाईवेज और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन की जाएगी जिससे लैंड यूज़ पैटर्न अल्टर होगा। फिर इसके बाद माइनिंग भी एक रीज़न है। माइनिंग में जब मिनरल और रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन की जाती है तब भी लैंड यूज़ में चेंजेस आती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न है। क्लाइमेट पैटर्न में जब अल्टरेशन आती है तो उससे भी लैंड यूज़ में चेंजेस आती हैं। अब हम देखते हैं लैंड यूज़ और लैंड कवर चेंज का हमारे इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। लैंड यूज़ और लैंड कवर चेंज से सबसे ज़्यादा इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी को हो सकता है। इससे हैबिटेट लॉस हो सकती है जिससे प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ को इफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन से और डिफॉरेस्टेशन से इकोसिस्टम भी ख़राब हो सकती है और इससे बायोडाइवर्सिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है। फिर इसके बाद क्लाइमेट चेंज एक मेजर इफेक्ट है। लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस जैसे कि डिफॉरेस्टेशन और अर्बन डेवलपमेंट से क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट होता है। इससे ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन इंक्रीज होती है और अर्थ की जो कैपेसिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने की वो रिड्यूस होती है। क्योंकि देखिए जब डिफॉरेस्टेशन की जाती है तो डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है और जब ट्रीज़ को कट कर दिया जाएगा तो इससे ऑटोमेटिकली हमारे अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि ट्रीज़ एक मेजर सोर्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और जब ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे, प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और इससे फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट होगा। फिर इसके बाद लैंड यूज़ में चेंजेस की वजह से वाटर रिसोर्सेज को भी इफेक्ट हो सकता है। जब लैंड यूज़ में कंटिन्यूसली चेंजेस की जाती है तो इससे वाटर की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी को भी इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि अर्बनाइजेशन की वजह से, पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से रन ऑफ और पोल्यूशन इंक्रीज होता है जिससे वाटर बॉडीज़ को इफेक्ट होता है। इसके अलावा जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए तो इससे भी वाटर पोल्यूशन हो सकती है और इससे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो सकती है। इसके अलावा इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन, अनसस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस जैसे कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर या फिर डिफॉरेस्टेशन से सॉइल की इरोजन और डिग्रेडेशन हो सकती है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है और इससे फूड की प्रोडक्शन को भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ मेजर इफेक्ट्स हैं जो लैंड यूज़ चेंजेस की वजह से हमारी इन्वायरमेंट में हो सकते हैं। अब हम कुछ एरियाज देखते हैं जिसमें लैंड यूज़ चेंजेस की वजह से इफेक्ट हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न बेसिन काफ़ी अरसे तक डिफॉरेस्टेशन और लैंड यूज़ चेंज की वजह से एक ग्लोबल हॉटस्पॉट रहा है। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी होती है। एंडेमिक स्पीशीज़ होते हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो और कहीं पे भी नहीं पाए जाते। इसके अलावा यहाँ पे थ्रेटन और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी होती हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर की एक्सपेंशन है, लॉगिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है। लॉगिंग हम कहते हैं जिसमें ट्रीज़ को यूजुअली सेल किया जाता है, टिम्बर के फॉर्म में या पल्प के फॉर्म में। टिम्बर हमें पता है कि होम्स वगैरह बनाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और पल्प को पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया और मलेशिया आ जाता है। इन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा लैंड यूज़ में चेंजेस की गई है क्योंकि यहाँ पे पाम ऑयल की प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस हुआ है। फिर इसके बाद अफ्रीकन सवाना भी एक एरिया है जहाँ के लैंड यूज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस की गई हैं क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली नाइजीरिया और तंजानिया में। फिर इसके बाद ऐसे एरियाज़ जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है जिसमें हमारे पास सेंट्रल एशिया आ जाता है। वहाँ पे भी लैंड यूज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस की जाती हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इसके रिजल्ट्स में वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स होते हैं। इसके अलावा कोस्टल जोन्स, कोस्टल एरियाज हमें पता है ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे लैंड ओशन से मिलते हैं, जैसे कि एश्वरीज और डेल्टा वगैरह। तो यहाँ पे भी लैंड यूज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस की जाती हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए, एक्वाकल्चर के लिए और टूरिज्म के लिए। और इसके रिजल्ट में फिर इकोसिस्टम को भी इफेक्ट होता है और इससे नेचुरल डिज़ास्टर का रिस्क भी इंक्रीज होता है।
अब लास्ट पे हम देखते हैं हम लैंड यूज़ को किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। लैंड यूज़ को हम मॉनिटर क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जब हम लैंड यूज़ में चेंजेस कर रहे हैं तो इसके हमारे इन्वायरमेंट में क्या इम्पेक्ट है, मतलब इसका हमारे इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा। इसके अलावा रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए भी लैंड यूज़ को मॉनिटर किया जाता है, रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट वगैरह। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग, अर्बन एरियाज़ को डेवलप करने से पहले कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग को मैनेज करना पड़ता है। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के लिए भी लैंड यूज़ चेंज को मॉनिटर करना पड़ता है, ताकि क्रॉप पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जा सके और फूड की प्रोडक्शन का पता चल सके। और क्लाइमेट चेंज, इसमें देखा जाता है कि फॉरेस्ट में चेंजेस से या फिर डिफॉरेस्टेशन से हमारे इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन है वो इंक्रीज़ हो रही है या नहीं, और जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस है उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इन सब रीजंस की वजह से हम लैंड यूज़ को मॉनिटर करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम ये किस तरह से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है रिमोट सेंसिंग। इसमें टाइम के साथ साथ सैटेलाइट इमेजरी, एरियल फोटोग्राफी और ड्रोन्स को डाटा कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक टूल जैसे कि GIS, जिसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इमेज में जो चेंजेस होती है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन, इसमें इमेज क्लासिफिकेशन टेक्निक को अप्लाई करके हम लैंड यूज चेंजेस को मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो इमेज कैप्चर की जाती है इसमें जो डिफरेंट टाइप के लैंड कवर होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, अर्बन एरियाज़ और एग्रीकल्चर, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है ये देखा जाता है। फिर इसके बाद टाइम सीरीज़ एनालिसिस, इसमें डिफरेंट टाइम्स में जो मल्टीपल इमेजेस ली जाती हैं इनको आपस में कंपेयर करके लैंड यूज चेंजेस को ट्रैक किया जा सकता है। इस प्रोसेस में एक सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है जिसे लैंड कवर में जो अल्टरेशन होती है उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फील्ड सर्वेस और ग्राउंड ट्रूथिंग के थ्रू भी लैंड यूज चेंजेस को मॉनिटर किया जा सकता है। इसमें इमेजेस में जो चेंजेस ऑब्जर्व की जाती है इनकी एक्यूरेसी को कंफर्म करने के लिए फील्ड सर्वेस की जाती है। तो ये थे कुछ मेथड्स जिसके थ्रू लैंड यूज चेंजेस को मॉनिटर किया जा सकता है। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू भी मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में हमने हॉटस्पॉट ऑफ लैंड यूज चेंजेस को डिस्कस किया है। इसमें हमने सबसे पहले लैंड यूज़ की डेफिनेशन देखी है। लैंड यूज़ का मतलब है कि लैंड को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसे किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए, कमर्शियल एरियाज़ के लिए, एग्रीकल्चर एरियाज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़, रिक्रिएशनल या फिर कंजर्वेशन एरियाज़ के लिए। फिर इसके बाद हमने लैंड कवर के बारे में देखा है। लैंड कवर हम कहते हैं कि लैंड किस चीज़ से कवर है, लैंड की जो सरफेस है वो किस चीज़ से कवर है, वाटर, सॉइल या फिर स्नो से। इसके एग्जांपल में हमने देखा है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड, अर्बन एरियाज़, वाटर बॉडीज़ वगैरह। फिर इसके बाद हमने हॉटस्पॉट ऑफ लैंड यूज चेंजेस को डिस्कस किया है। इसमें हमने देखा है कि ये एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन या एरिया होता है जहाँ पे लैंड यूज़ में रैपिड चेंजेस हो रही हो, मतलब एक लैंड पहले एक टाइप के लिए यूज़ हो रही होती है, फिर उसको चेंज करके दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे कि फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर देना या फिर रूरल एरियाज़ को अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट कर देना। फिर इसके बाद हमने देखा है लैंड यूज़ और लैंड कवर चेंज हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से इफेक्ट करता है, जैसे कि इससे बायोडिवर्सिटी लॉस होती है, क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट होता है, वाटर रिसोर्सेज को इफेक्ट होता है, इसके अलावा इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन। फिर इसके बाद हमने हॉटस्पॉट ऑफ लैंड यूज चेंज देखा है। इसमें हमने देखा है कि किस तरह डिफरेंट एरियाज़ में लैंड यूज चेंजेस की वजह से इफेक्ट हुआ है। तो इसमें हमने सबसे पहले अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में देखा है, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीकन सवाना, माइनिंग रीजन और कोस्टल जोन्स। और फिर लास्ट पे हमने देखा है कि हम लैंड यूज चेंजेस को किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें हम रिमोट सेंसस के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं, इसके अलावा मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू, क्लासिफिकेशन और फील्ड सर्वे करके। फिर इसके बाद हम लैंड यूज चेंजेस को मॉनिटर क्यों करते हैं, ताकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में पता चल सके, रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके, अर्बन प्लानिंग की जा सके, एग्रीकल्चर और फूड की सिक्योरिटी के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए। तो होपफुली आपको हॉटस्पॉट ऑफ लैंड यूज चेंजेस की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने क्लास फेलो तक भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।